पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक ने उठाए सरकार पर सवाल, बचाव करने उतरे भार्गव। अरुण यादव ने फिर उठाए ईवीएम से वोटिंग पर सवाल, चुनाव आयोग को लिखा पत्र। आम आदमी पार्टी ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा 30% तक घट सकते थे बिजली के दाम। शराब बेच रहे पुलिस वालों का वीडियो आया सामने, ऑटो में पोस्टर लगाकर बेच रहे थे शराब। भोपाल के ऐशबाग स्टेडियम में 5वीं एशियन स्कूल हॉकी चैंपियनशिप का रंगारंग शुभारंभ। पहले मैच में भिड़ेंगे चीन और मलेशिया। मध्य प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मंगलवार को अपने फेसबुक पेज पर कुछ ऐसे कमेंट किए जो दिन भर सियासी चर्चाओं में बने रहे। विपक्षियों ने जहां इस कमेंट को लेकर सरकार पर निशाना साधा, वहीं उनके पिता गोपाल भार्गव बेटे के बचाव में आगे आए। पूरे देश में शराब के खिलाफ जन आंदोलन छिड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में भी शराब के खिलाफ महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं। हालांकि शिवराज सरकार शराब दुकानों को बंद करने का फैसला नहीं ले पा रही है। सरकार की इसी नीयत पर मध्य प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने मंगलवार को अपने फेसबुक पेज पर कुछ ऐसे कमेंट किए जो दिन भर सियासी चर्चाओं में बने रहे। विपक्षियों ने जहां इस कमेंट को लेकर सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं पिता गोपाल भार्गव को बेटे के बचाव में आगे आना पड़ा। अभिषेक ने शराबबंदी को लेकर सरकार के कदमों पर अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाते हुए अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि जब शराब दुकानों के प्रति प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं में इतना आक्रोश है, तो वे प्रतिदिन अपना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन इसके बाद भी शासन क्यों कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। अभिषेक के इस कमेंट पर जब सवाल उठे तो उनके पिता मंत्री गोपाल भार्गव बचाव में सामने आए। उन्होंने मीडिया को दिए जवाब में कहा कि फेसबुक पर लिखने की सबको स्वतंत्रता है। सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, इसलिए इस कमेंट को प्रदेश की आम जनता की भावनाओं की तरह ही लेना चाहिए। इसे तूल देने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में शराब की समस्या है और लोग पूर्ण शराबबंदी की मांग भी कर रहे हैं। सरकार भी इस दिशा में आगे बढ़ चुकी है और शराबबंदी को लेकर चरणबद्ध तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए, मैं अपने आसपास की चर्चा करूंगा। रेली विधानसभा क्षेत्र में मैंने देखा है कि हमारे आसपास में बड़ी मुखरता के साथ महिलाओं ने शराबबंदी को लेकर मुहिम छेड़ी हुई है। बड़े स्तर पर अब यह बात निकलकर सामने आ रही है। बड़े स्तर पर महिलाएं घर से बाहर निकलकर इसके खिलाफ में आंदोलन छेड़ रही हैं। तो भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते यह मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी सरकार को चेताऊं, उन्हें इस ओर अवगत कराऊं, इस चीज़ से अवगत कराऊं कि इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश में चल रहा है। बाकी इस ओर निर्णय लेने का काम हमारी सरकार का है। हमारी सरकार संवेदनशील है। हर संवेदित मुद्दों पर वह तत्परता से कदम उठाती है। तो मुझे आशा है कि वह इस ओर कोई ना कोई निर्णय अवश्य लेंगे। व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं अपनी बात करूं या विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, तो मेरी कोशिश यह रहेगी कि रेहली विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध शराब की बिक्री ना हो पाए। इसके लिए हम सभी लोग एक जन जागरण अभियान शुरू करेंगे, जिसमें युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, हर प्रकार की सामाजिक संस्थाओं को, हर प्रकार के राजनीतिक लोगों को उसमें जोड़ेंगे, ताकि गांव-गांव में हम यह जन जागरण लोगों में ला सकें, नशे के खिलाफ में मुहिम चला सकें। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने विभिन्न चुनावों में ईवीएम के दुरुपयोग किए जाने और उसकी विश्वसनीयता पर उठे सवालों को लेकर चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के जरिए ईवीएम मशीनों की उपयोगिता और हाल ही में उठे ईवीएम विवाद पर तमाम सवाल सामने रखे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने अपने पत्र में कहा है कि आयोग का इस प्रस्ताव को लेकर दिया जा रहा ये तर्क कि वर्ष 2006 में खरीदी गई इन मशीनों का 15 साल का जीवन काल समाप्त हो रहा है, लिहाजा ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि पिछले 15 सालों में इनका उपयोग ही कितना हुआ है। यही नहीं, ये तर्क भी उस वक्त ही क्यों दिया जा रहा है जब ईवीएम की विश्वसनीयता पर उंगलियां उठ रही हों, ये बात समझ से परे है। यादव ने कहा कि आयोग के सूत्रों का पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित ये कथन भी जारी शंकाओं को बल दे रहा है कि नई खरीदी जाने वाली आधुनिकतम मशीनें छेड़छाड़ होने की स्थिति में काम करना बंद कर देंगी, यानी अभी कार्यरत मशीनों से छेड़छाड़ हो सकती है या हुई है। यादव ने कहा कि नई मशीनें खरीदने से बेहतर होगा कि आयोग नई मशीनों के माध्यम से आगामी चुनाव कराए जाने के निर्णय को त्याग मतपत्रों को तरजीह दे, ताकि लोकतंत्र की आस्थाएं मजबूती के साथ खड़ी हुई दिखाई दें। बिजली की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई दस्तावेज मीडिया के सामने रखे। उन्होंने कहा कि सरकार निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए आम जनता को लूट रही है। यदि सरकार बिजली कंपनियों की धोखाधड़ी पर सख्ती करे तो आज भी बिजली की कीमत
30% तक घटाई जा सकती है। आलोक अग्रवाल ने वो दस्तावेज सामने रखे जिनसे ये साबित होता है कि लूट कहां हो रही है। उन्होंने बताया कि निजी विद्युत कंपनी जेपी बीना पावर को 452 करोड़ रुपए का भुगतान बिना 1 यूनिट बिजली खरीदी किए करने का आदेश दिया गया है। इसके लिए बड़ी होशियारी से जेपी बीना पावर को बिजली की लागत ₹2.61 प्रति यूनिट बताई है और ₹2.60 तक की खरीदी की अनुमति दी है। यानी जेपी बीना पावर से 1 यूनिट भी बिजली नहीं खरीदना है, पर सरकार उसे 452 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। इसी प्रकार झाबुआ पावर सिडनी को 1 यूनिट बिना भी बिजली खरीदे 229 करोड़ रुपए भुगतान किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त दोनों विद्युत क्रय अनुबंध पूर्ण अवैधानिक है, जिसे रद्द किया जाना है। सरकार ऐसी ही 3 अन्य कंपनियों को भी बेहिसाब भुगतान कर रही है। इस प्रकार इन 5 निजी कंपनियों को आम जनता के 1818 करोड़ रुपए के गैर कानूनी लूट की छूट दी गई है। आलोक अग्रवाल ने बताया कि आम आदमी पार्टी पिछले 1.5 महीने से बिजली आंदोलन चला रही है। पिछली 1 मार्च को आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश में 2 लाख आपत्तियां दर्ज की। 20 मार्च को सभी 230 विधानसभाओं में प्रदर्शन किया। जब आपने मुख्यमंत्री का घेराव किया तो उसके कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि सभी वर्गों के लिए बिजली के दाम आधे किए जाएं। आने वाले समय में पार्टी अपना आंदोलन तीखा करेगी। 5 अप्रैल को सभी विधानसभाओं पर प्रदर्शन भी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार की याचिका पर विद्युत नियामक आयोग का आदेश आया। इस आदेश से बिल्कुल साफ होता है कि ये आदेश निजी कंपनियों को फायदा करके आम जनता के लूट का आदेश है। इस आदेश से साफ है कि जेपी बीना और झाबुआ पावर बिना एक भी यूनिट पैदा किए इनको 452 करोड़ रुपए जेपी बीना को और 229 करोड़ झाबुआ पावर को दिया जाएगा। इसी तरह 5 निजी कंपनियों को कुल 1818 करोड़ रुपए फिक्स चार्ज के दिए जाएंगे। आज जो सरप्लस बिजली मध्य प्रदेश में है उसके टोटल फिक्स चार्ज 3376 करोड़ रुपए हम बिना एक भी यूनिट बिजली का इस्तेमाल किए दे रहे होंगे। आम आदमी पार्टी का मानना है कि ये पूरी तरह से लूट चल रही है। मध्य प्रदेश की सरप्लस बिजली को हम 4 रुपए में खरीद कर ₹2.60 में बाहर के राज्यों में बेच रहे होंगे, जिससे करीब 2100 करोड़ का नुकसान होगा। मध्य प्रदेश की जनता को 7 से 8 रुपए यूनिट में बिजली मिल रही है, जबकि हम अपनी सरप्लस बिजली बाहर ₹2.60 यूनिट में बेच रहे हैं। हमारा मानना है कि बिजली में निजी कंपनियों को फायदा देने के लिए बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि यदि यह सारा घोटाला बंद किया जाए तो तत्काल ही 30% तक बिजली के दामों में कमी की जा सकती है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की 200 यूनिट की बिजली 462 रुपए में मिलती है, तो मध्य प्रदेश में अब वो बढ़कर 1360 रुपए में मिलेगी। आम आदमी पार्टी बिजली आंदोलन पिछले 1.5 माह से चला रहा है। आम आदमी पार्टी का संकल्प है कि वो इस सारे घोटाले को जनता के बीच तक ले जाएगा और बिजली के दामों में आधी तक की कमी करवा के रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन है कि नेशनल हाईवे पर शराब दुकान नहीं होगी। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी स्टेट हाईवे पर शराब दुकानें हटाने की कवायद शुरू कर दी, लेकिन इसका एक अलग ही इफेक्ट देखने को मिल रहा है। शराब दुकान बंद होने के बाद इसे ऑटो में रखकर बेचा जा रहा है और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस शराब को मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मी ही बेच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया था कि पूरे देश में जितने भी नेशनल हाईवे हैं वहां पर शराब की दुकानें नहीं होंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने भी स्टेट हाईवे पर शराब दुकानें हटाने की मुहिम शुरू कर दी, पर इसका एक अलग ही असर अब देखने को मिल रहा है। ऐसी तस्वीर शायद आपने पहली बार देखी होगी जब पुलिस ही शराब बेचती नजर आए। अब शराब की दुकानों के ये हाल हो गए हैं कि ऑटो में बैनर लगाकर शराब बेचना पड़ रही है। ये नजारा विदिशा शहर का है, जहां ऑटो में शराब बेची जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद शराब की दुकानों का ये हाल हो गया है। शासकीय देशी मदिरा दुकान तोपकोरा का बैनर लगाकर एक ऑटो में शराब रखकर बेची जा रही है। ऑटो में चल रही इस शराब दुकान को खुद आबकारी पुलिसकर्मी चला रहे हैं। ऑटो में देसी शराब की पेटी में रखे पैकेट्स खुले तौर पर बेचे जा रहे हैं। शराब दुकान आवंटित होने के बाद उस जगह को नोटिफाई किया जाता है जहां शराब बेची जानी है। तय जगह के अलावा दूसरी किसी जगह या गाड़ी में रखकर शराब बेचना गैर कानूनी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को नगर निगम के अतिक्रमण अमले ने 40 साल से खंडहर के रूप में पड़े सबसे रहस्यमय भूत बंगले को ढहा दिया। ये भूत बंगला क्राइम का गढ़ बन चुका था। यहाँ आए दिन लोगों की लाश मिलती थी। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक महिला की लाश मिली थी। कई तरह की बातें जब उठने लगी तो आखिर में नगर निगम ने इसे तोड़ने का फैसला कर लिया। सुबह जब नगर निगम का अमला यहाँ जेसीबी मशीन लेकर पहुंचा तो इस बंगले में घुसने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि इस बंगले में जिसने कदम रखा उसकी जिंदगी और परिवार दोनों बर्बाद हो गए।
भोपाल के मेयर आलोक शर्मा खुद जेसीबी लेकर पहुंचे थे तो उन्होंने सबसे पहले हिम्मत दिखाई और नगर निगम कर्मचारियों के साथ बंगले के भीतर घुस गए। नगर निगम की टीम के भूत बंगले पर पहुंचने की जानकारी मिलते ही भोपाल कलेक्टर निशांत बरवड़े भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने ये कहते हुए काम रुकवा दिया कि जब तक इस बंगले को लेकर सभी तरह के कानूनी पक्ष स्पष्ट नहीं हो जाते तब तक बंगला नहीं तोड़ा जाए। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद शाम 3:30 बजे बंगले को तोड़ने की सभी कानूनी अड़चनें दूर कर दी गई और फिर निगम की जेसीबी ने बंगले को गिरा दिया। जब ये बंगला गिराया जा रहा था तब निगम के अमले के चेहरे पर भी एक अनजान डर साफ नजर आ रहा था। लगातार हो रही आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए नगर निगम इस विवादित बंगले को तोड़ चुका है। पूरे प्रदेश में भूत बंगले के नाम से फेमस ये प्रॉपर्टी सरकारी बताई जा रही है। 3 दिन पहले ही शिवपुरी के रहने वाले 35 साल के दीपक रजक ने अपनी पत्नी की यहाँ पर हत्या कर दी थी। दीपक ने हत्या करने के बाद शाहजहां पुलिस को सूचना भी दी थी। आपको बता दें कि पिछले 15 साल में अब तक इस बंगले से 11 लाशें मिल चुकी हैं। फिलहाल अभी बंगले को तोड़ने का काम अधूरा है, बाकी काम कल किया जाएगा। चला आओ ऊपर आप पहली बार आए हो ना? पहली बार आए हो? हाँ सही से टाइम पे 33 साल की उम्र 33 साल की उम्र पहली बार आए हो? लेट आया तू बोलते तो मैं लिया था अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कमेंटेटर और लेखक सुशील दोषी नर्मदा यात्रा में शिरकत करने राजधानी भोपाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रिका से अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि लोगों के बीच हिंदी की कमेंट्री को दिलचस्प बनाने के लिए मीठी आवाज, क्रिकेट का ज्ञान और साथ ही साथ मॉड्यूलेशन बेहद जरूरी होता है। पत्रिका से बात करते हुए सुशील दोषी ने बताया कि जब उन्हें 1968 में हिंदी कमेंट्री करने का मौका मिला तब किसी ने हिंदी कमेंट्री नहीं सुनी थी। उन्हें लोगों की आलोचना का भी शिकार होना पड़ा, क्योंकि उस जमाने में हिंदी कमेंटेटर नहीं होने से उनकी अपनी ही शैली बन गई और वे लोगों के दिलों तक पहुंच गए। हिंदी में क्रिकेट का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए प्रसिद्ध दोषी ने बताया कि वे उस जमाने के दिग्गज अंग्रेजी कमेंटेटर को सुना करते थे और फिर स्कूल के दिनों में पेड़ के नीचे बैठकर हिंदी में कमेंट्री किया करते थे। 1968 में मात्र 17 साल की उम्र में मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच हुए रणजी मुकाबले में अपनी आवाज सुनाने का उन्हें मौका मिला और लोगों ने उन्हें जमकर सराहा। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए सुशील ने कहा कि 1957-58 में ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत के दौरे पर आई थी। तब वो 14 साल के थे। उन्होंने पिता से ब्रेबॉर्न स्टेडियम में टेस्ट मैच देखने के लिए कहा। बेटे की बात मानते हुए पिता उन्हें मुंबई लेकर पहुंच तो गए, लेकिन स्टेडियम के भीतर एंट्री पाना मुश्किल था। 2 दिन तक सुशील दोषी और उनके पिता स्टेडियम के बाहर इंतजार करते रहे। तीसरे दिन पिता द्वारा एक पुलिसकर्मी से गुजारिश करने पर सुशील को एंट्री मिली थी। इंजीनियर सुशील दोषी लोढ़ा कमेटी के कुछ निर्णयों से नाराज भी नजर आए। उन्होंने कहा कि लोढ़ा कमेटी ने 70 साल की उम्र के लोगों को बीसीसीआई से हटा दिया, वो इससे सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि जब 70 साल का आदमी देश चला सकता है तो क्रिकेट क्यों नहीं। वहीं वे लोढ़ा कमेटी के कुछ निर्णय से खुश थे। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से क्रिकेट में पारदर्शिता आएगी।
सुशील दोषी एक अच्छे कमेंटेटर के साथ लेखक भी हैं। उन्होंने क्रिकेट का महाभारत नाम की पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने क्रिकेट की कहानियों को पेश किया। इस खेल में व्याप्त व्यवहारों को उन्होंने गहरे तरीके से उकेरा है। उन्होंने बताया कि वो जल्द ही मर्डर इन फ्लड लाइट नाम की पुस्तक भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें ग्लैमरस हो रहे क्रिकेट में खिलाड़ियों और ग्लैमर से जुड़ी हुई बातों को शामिल किया जाएगा। शास्त्रीय दृष्टिकोण वो नहीं मिल पाते। अंपायरिंग नियमों को काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं अभी, और अभी ये भी आ गया अपना क्या बोलते हैं DRS भी आ गया। अब इतना सब कुछ चेंज हो गया तो सर DRS पे कुछ सवाल भी उठे थे उसको, DRS पे कुछ सवाल भी बीच में उठे थे। आप पसंद करते हैं इस चीज़ को कि DRS तो होना ही चाहिए था, पता नहीं क्यों। अगर DRS नहीं होता तो अपन डिसीजन रिव्यू सिस्टम की बात करते हैं, तो वो जो नहीं होता तो अभी शायद सीरीज ही नहीं जीतते। अधिकांश निर्णय भारत के पक्ष में। अच्छा, कोई ऐसा अंपायर जिसका निर्णय आपको लगता था कि नहीं ये 100% सटीक है या 101% भी सटीक है? ऐसा कोई भी चाहता नहीं ऐसा खराब नहीं, लेकिन अभी क्या, पहले फ्रंट फुट पे पढ़ते ही नॉट आउट देते थे। जी। अभी क्या है कि अभी ये सब देखते हैं कि वो अंदर उस पर लग रही थी कि नहीं लग रही थी, तो अच्छे अंपायर भी बेचारे फेल होते हैं। जी। तो उसमें शर्म की बात नहीं है, अंपायर भी इंसान है। सर लोढ़ा कमेटी ये लागू कर दिया गया है, तो इसको कुछ लोगों ने इस पे विवाद भी उठा दिया कि लागू नहीं होना नहीं, चाहिए। लोढ़ा कमेटी की बहुत सारी बातें तो सही हैं, लेकिन कुछ बातें तो जैसे अब वो कह रहे हैं कि 70 साल के बाद उम्र वाला इतना मानसिक रूप से पुष्ट नहीं रहता है कि वो क्रिकेट चला सके। भोपाल के ऐशबाग स्टेडियम में सोमवार को 5वीं एशियन स्कूल हॉकी चैंपियनशिप का रंगारंग शुभारंभ हुआ। इस टूर्नामेंट में चीन, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल और थाईलैंड की टीमें हिस्सा ले रही हैं। यूएई की टीम को भी शामिल होना था, लेकिन देर रात तक की टीम भोपाल नहीं पहुंच सकी थी। आज टूर्नामेंट में 3 मैच खेले जाएंगे। आपको बता दें कि पहला मैच चीन और मलेशिया के बीच होगा, वहीं भारत इस मुकाबले के तीसरे मैच से अपनी शुरुआत करेगा। चैंपियनशिप के रंगारंग समारोह की शुरुआत स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह ने की। उन्होंने इस अवसर पर घोषणा की कि आने वाले 1 साल के भीतर मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मल्टीपर्पज स्टेडियम बनाया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर घोषणा की कि आने वाले 1 साल के भीतर मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग मल्टीपर्पज स्टेडियम बनाएगा। ये स्टेडियम करीब 51 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम में हॉकी के साथ अन्य खेलों की भी सुविधा होगी। ये स्टेडियम प्रदेश का एकमात्र विश्व स्तरीय स्टेडियम होगा। इस अवसर पर स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पहलवान सुशील कुमार, SGFI के संरक्षक सतपाल सिंह, हॉकी ओलंपियन असलम शेर खान, समीर दार, अल्ताफुर रहमान, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग मौजूद रहे। Those who are here in Bhopal to participate in the Asian School Hockey Championship Bhopal from our neighboring countries, players, delegates, officials from China, Nepal, Thailand, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, UAE, and of course from India. We welcome you all to this beautiful venue of Aishwarya Stadium, Bhopal. मंच पर बैठे सभी गणमान्य व्यक्तित्व, माननीय शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा राज्य मंत्री जी और हमारे जो दूसरे मंत्री हैं, विधायक और यहाँ उपस्थित पूर्व सांसद भाई असलम शेर खान और ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट सुशील कुमार, SGFI के एक मिनट SGFI के जनरल सेक्रेटरी। टीवी पर मुंगेरी लाल, चाचा चौधरी से लेकर पीपली लाइव के बुधिया जैसे दर्जनों यादगार किरदार निभा चुके बॉलीवुड एक्टर रघुवीर यादव सोमवार को अस्पताल से एक लड़की को किडनैप कर केरवा की पहाड़ियों पर ले गए। जानकारी के मुताबिक उन्हें इस लड़की से प्यार है और वो उसके बिना जी नहीं सकते। डॉक्टर और पुलिस अब उनकी तलाश में है। चौंकी मत, ये सब कुछ रियल में नहीं बल्कि रियल लाइफ में हुआ राजधानी भोपाल में। दरअसल एक्टर रघुवीर यादव सोमवार को भोपाल में अपनी अपकमिंग मूवी जैकलीन आई एम कमिंग की शूटिंग कर रहे हैं, जिसके राइटर पिंकू दुबे, डायरेक्टर बंटी दुबे और प्रोड्यूसर मनीष गिरी हैं। इस मूवी में रघुवीर यादव के अपोजिट एक्ट्रेस दीवा धनोय हैं, जो कि एक क्रिश्चियन लड़की जैकलीन के किरदार में है। केरवा रोड स्थित एक फार्म हाउस पर फिल्म के कुछ सीक्वेंस शूट किए गए। प्रोडक्शन सोर्सेज ने बताया कि यहाँ सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक फिल्म के क्लाइमेक्स के सीन शूट किए गए। फिल्म में रघुवीर यादव काशीनाथ तिवारी के रोल में हैं। दोनों एक ही शहर होशंगाबाद में रहते हैं। काशीनाथ PWD कर्मचारी हैं, जिन्हें जैकलीन से प्यार होता है। इस एक तरफा प्यार में जैकलीन को देखने की ललक काशीनाथ के मन में रहती है। काशीनाथ जैकलीन के लिए चर्च, कॉलेज हर जगह जाते हैं। फिल्म की कहानी साल 1985 के बैकग्राउंड की है।
भोपाल में एक दिन की शूटिंग के बाद ये फिल्म 15 अप्रैल तक होशंगाबाद की रियल लोकेशन पर शूट की जाएगी। बेटा केवल एक कुल को तारता है, जबकि बेटी माता पिता ससुराल नाना नानी के कुल को तारती है। इसलिए बेटा और बेटी में फर्क ना करें। जैसी खुशियां बेटे के जन्म पर मनाते हैं, वैसी ही खुशियां बेटी के जन्म पर भी मनानी चाहिए। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर स्थित मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में चल रही रामकथा के 7वें दिन प्रवचन देते हुए मुरारी बापू ने ये तमाम बातें कही। लाल परेड ग्राउंड स्थित मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में चल रही रामकथा में ये संदेश देते हुए संत मुरारी बापू ने कथा के 7वें दिन लोगों को अपने प्रवचन सुनाए। शिव विवाह प्रसंग की चर्चा करते हुए उन्होंने जीवन के अनेक पहलुओं का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जीवन यात्रा के पथ में खुशियों से भरा मोड़ आए तो धर्म की सवारी करें। वृषभ अर्थात बैल धर्म का प्रतीक है और शिव दूल्हा बनकर इसी पर सवार हुए थे। वे इस पर उल्टे बैठे थे। तब लोगों ने कहा कि जिस तरफ बैल का मुख है उसी दिशा में अपना मुख करके बैठे। तो शिव ने कहा कि मैं पलटूंगा नहीं, बैल को मोड़कर उसकी दिशा बदल दो, मेरे मुख की दिशा भी बदल जाएगी। यानी अगर जीवन यात्रा ढर्रे पर चल रही है तो उसे एक नया मोड़ दें। यात्रा में ये मोड़ तभी आएगा जब हम धर्म की सवारी करेंगे। मुरारी बापू ने कहा कि परहित ही एकमात्र धर्म होना चाहिए। ऐसे लोगों में नानक, तुकाराम, मीरा, तुलसी आदि सैकड़ों लोग शामिल हैं जो जगत के हित के लिए हमेशा जागृत रहे। बापू ने कहा कि हम अपने कल्याण के प्रति भी लापरवाह रहते हैं। ये लोग ऐसे थे जो दूसरों के कल्याण के लिए सोचते रहे। हमें चाहिए कि हम भी निष्काम भाव से अपना कर्म करें, साथ ही स्वयं का कल्याण भी करें। घर में महाभारत है देश में, कितने लोग महाभारत पढ़ते हैं? कई घर होंगे कि जहां महाभारत नहीं हो रहा, नहीं पढ़ते। उसके घर में क्या महाभारत नहीं हो रहा है? वहां भी तो तकरारें होती है, रोज कुछ न कुछ कंकास होती है। महाभारत जैसा पवित्र ग्रंथ ऐसी बातों से उसको वो किया जाए। महाभारत घर में रखो, पढ़ो ना पढ़ो कोई चिंता नहीं, पढ़ो अधूरा पढ़ो तो भी कोई चिंता नहीं। ये गलत धारणा है। महाभारत पढ़ने से महाभारत हो जाए ये धारणा ठीक नहीं। महाभारत पढ़ने से महाभारत हमारा जो महान भारत है उसकी महिमा समझ में आएगी कि हमारा महान भारत कैसा है, वो ज्यादा हमें समझ में आए। महाभारत पढ़नी चाहिए, घर में रखनी चाहिए। मेरा अनुभव है, सालों पहले मुंबई में मैं कथा कहता था घाटकोपर में, तो 2 समय कथा चलती थी। लोग आग्रह करते बापू हमारे घर आओ, हमारे घर आओ, तो जाता भी था। 2-3 जगह मेरा अनुभव है, मैं गया तो मुझे सलमान में ये लोग महाभारत ग्रंथ दे देते अच्छे कपड़े में लपेट। मैंने कहा क्या भाई? बोले महाभारत क्या? आपको सुना है घर में रखने से महाभारत होता, आप ले जाओ, आपका हो ना हो जो होना। ये तो ले लेता था। नहीं, महाभारत घर में रखो, पढ़ो, कोई चिंता नहीं। यद्यपि गलती बड़ी भी है लेकिन वो दिल से माफी मांगे। मैं तो क्षमा के पक्षकार में, मेरा विचार प्रासंगिक न भी लगे, सॉरी,
लेकिन गलती करने वाला माफी मांग ले तो उसको देनी ही चाहिए। दिल से अपने जीवन को परिवर्तन करना चाहे कि मेरी ये भूल यद्यपि बड़ी गलती है तो भी उसको क्षमा दे देनी चाहिए। लेकिन मैं जरा हट के बोलूं तो वो क्षमा न मांगे तो भी मैं होता क्षमा दे देता। क्षमा व्यापार नहीं, क्षमा लेन देन नहीं, क्षमा दान है। क्षमा की पहुंच नहीं मांगनी चाहिए। 100 रुपया दान दिया और आप रिसीट मांगते हैं, नहीं। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, प्रासंगिक न भी गलत है। मुझे कई लोग पूछते हैं इन दिनों में कि बापू आप कहते हैं सहन करना तप है, लेकिन कितना सहन करें? कुछ मेरे व्यक्तिगत विचार है, वो मैं समझता हूं कि प्रासंगिक ना तो आपकी आत्मा जैसा कहे आप सोच सकते हैं, लेकिन मुझे पूछोगे तो मैं मेरी आत्मा जो कहती है उसको आपको बता। मैं तो क्षमा धर्मी हूं, न मांगे कोई, और क्षमा देने के बाद भी गलती करे तो भी क्षमा किएगा, क्षमा किएगा, क्षमा किएगा, क्षमा क्षमाशील जे पर। यद्यपि साधु कुल में मेरा जन्म हुआ है, इसका मुझे गौरव है, लेकिन साधु होने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहा हूं। है ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन संत का एक लक्षण तुलसी ने बताया कि जो क्षमाशील है वो साधु। क्षमा को प्लीज कमजोर मत समझ। एक युवान छात्र, मेरा आपको यही जवाब है। मुझ में बहुत कमजोरियां हैं, सब में होती है बच्चे, कोई चिंता नहीं। एक इच्छा है कृष्ण नाम का रसिक हूं। अब कृष्ण नाम के आप रसिक है तो फिर चिंता ही क्यों करो? कृष्ण नाम सभी विकारों का नाश करने वाला है। क्या आपने लिखी? बहुत कुछ पूछना था लेकिन पूछ नहीं पा रहा हूं। मेरी एक इच्छा है, आपको बुरा ना लगे तो एक इच्छा है, आप सायंकाल का भोजन मुझ गरीब के घर कर सकते हैं क्या? और मेरी आशा है इस सवाल का जवाब सकारात्मक मुझे मिलेगा। मुझे लगता है इस विचार के लिए मेरे नंबर पर आप मैसेज करेंगे, नंबर 9907280737। मैं फोन तो नहीं कर पाऊंगा कि जिसमें लिखा है, यदि ये भाई साहब नाम भी लिखा है, आप ऐसा करिएगा, आज का दिन ही मेरे पास है, कल तो मैं चला जाऊंगा और आज शाम को 5:30 बजे मैं सबको मिलने वाला हूँ, तो आप मुझे वहां मिलने आएंगे। तो आप जो हैं ये नंबर वाले भाई साहब वो ऐसा करें। प्रदेश भर के साथ ही राजधानी भोपाल में भी दुर्गाष्टमी पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आया। दुर्गा मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। नवरात्र के 8वें दिन मां के 8वें स्वरूप मां गौरी की पूजा की जा रही है। ओम ऋण सूर्याय स्वाहा, पंचदेवताभ्यो स्वाहा, जलुमयेन होमदेना, जलुमयेन होमदेना, पंचदेवताय नमः, प्रियंताय नमः। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।